हेलो एवरीवन, दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ जून 2023 पेपर। लास्ट पेपर में हमने यूरिन फॉर्मेशन तक पढ़ा था, तो आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एजिंग एंड मेंशन थ्री थ्योरीज ऑफ एजिंग। तो एजिंग को बेटा कॉमनली हम बोल सकते हैं सेनेसेंस। सेनेसेंस भी एक वर्ड यूज होती है विच रेफर्स टू एजिंग। द वर्ड सेनेसेंस मीन्स लॉस ऑफ सेल पावर ऑफ डिविजनल ग्रोथ। जैसे जैसे हमारी एज होती है, एज बढ़ती रहती है, तो एक होता है अभी हम जब हमारी एज नॉर्मली बढ़ रही है, हमारी ग्रोथ पीरियड है, हम बच्चों को बोलते हैं ये आपका ग्रोथ पीरियड है। फिर उसके बाद एक पीरियड आता है जहाँ हमारी ग्रोथ रुक जाती है, ग्रोथ कम होने लग जाती है, अब सेल्स इतना ग्रो नहीं कर रहे। फिर ग्रोथ रुक जाएगी और फिर एक पीरियड आएगा जहाँ पे डी ग्रोथ हम कह सकते हैं, या जो हमारा जो रिपेयर मैकेनिज्म है वो धीरे धीरे कम काम करने लग जाता है कि हमारे सेल्स जो है अब उतनी एक्टिवली काम नहीं कर रहे। तो वर्ड सेनेसेंस मीन्स लॉस ऑफ सेल्स पावर ऑफ डिविजनल ग्रोथ। सेल की जो डिवीजन की पावर है कि एक सेल से दो बने और ज़्यादा रिपेयर मैकेनिज्म हो, वो अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। एजिंग और सेनेसेंस इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एंड दो इट कैन नॉट बी स्टेड ओइंग टू इट्स इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग। तो बेसिकली ये रोका नहीं जा सकता, लेकिन हाँ हम इसको स्लो डाउन कर सकते हैं। हाइपोथेटिकली इट इज कंसिडर्ड दैट एजिंग कैन बी स्लो डाउन बाय अप्रोप्रिएट मेजर्स स्टार्टिंग एट अर्ली एज। तो हम ये चीज़ मान के चलते हैं कि अगर हम अर्ली एज से ही थोड़े प्रिकॉशनरी मेजर्स लें तो हम एजिंग को स्लो डाउन ज़रूर कर सकते हैं कि हमारी बॉडी उतनी जल्दी डीजेनरेटिव फेस में या डी ग्रोथ या स्लो ग्रोथ के फेस में ना आए। सो थ्योरीज ऑफ एजिंग की अगर हम बात करें, रैंडम म्यूटेशन थ्योरी। रैंडम म्यूटेशन थ्योरी का मतलब है कि सडन कोई म्यूटेशन हो जाना। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रैंडम म्यूटेशन अकर इन द डीएनए ऑफ सोमैटिक सेल्स विच इंट्रोड्यूस एबनॉर्मैलिटीज। मतलब कि हमारी सेल्स के डीएनए में कोई म्यूटेशन आए और उन म्यूटेशन की वजह से हमारी बॉडी के अंदर एबनॉर्मल चेंजेस आ गए, जो हमारे मसल फाइबर्स को, कोलाजन्स को, हमारे सेल्स को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, एंड दे लीड टू द सेल डेथ। उसके अलावा दूसरी थ्योरी है एरर्स इन प्रोटीन स्ट्रक्चर। मतलब कि हमारे जो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर एरर आने लग जाते हैं। इन दिस थ्योरी एबनॉर्मैलिटीज जो भी प्रोड्यूस हो रही हैं विद द इंक्रीजिंग एज आर प्रोड्यूस बाय इंक्रीज क्रॉस लिंकेज ऑफ कोलाजन एंड अदर प्रोटीन्स। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स हैं या जो कोलाजन है उनकी क्रॉस लिंकेज हो रही है, उनके अंदर स्ट्रक्चरल डैमेजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ नॉन इंजाइमेटिक कॉम्बिनेशन हो रहे हैं ग्लूकोज के अमीनो एसिड्स के साथ। तो मतलब कि जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो अब नॉर्मल होता जा रहा है। और यहाँ पे प्रोटीन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आप एक नॉर्मल सी चीज़ देखो, हम हमेशा बोलते हैं कि जीन्स काम कैसे करते हैं, डीएनए काम कैसे करता है, डीएनए आरएनए बनाता है, आरएनए से प्रोटीन बनते हैं और वो प्रोटीन ही हमारी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाते हैं। तो अगर वो जो प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस लाने वाले थे वो प्रोटीन ही स्ट्रक्चरली खराब है, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली हमारा जो मैकेनिज्म है वो धीरे धीरे खराब होगा। Next is free radical theory. Free radical theory, it was proposed by Denham Harman in 1956. According to this theory, this is found to be major cause of aging. It is interesting to know that species can produce more superoxide dimutase, shows longer lifespan, indicating some significant relationship between aging and antioxidant status. उन्होंने ये चीज़ स्टडी करी कि जो ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज प्रोड्यूस करते हैं, जिनकी बॉडी में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो उनका लॉन्गर लाइफ स्पाइन होता है। अब बेटा एक चीज़ समझो, आपने शायद बहुत बार मे बी सुना हो या पढ़ा हो या देखा हो कि आसपास लोग जो हैं वो कहते हैं कि ये खाना चाहिए, ये बहुत अच्छा है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। जैसे इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, लोग ओमेगा की टैबलेट्स खाते हैं, उसके अंदर ओमेगा तो होता ही है, उसके साथ साथ बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। कई फ्रूट्स या वेजीज बोलते हैं कि ब्रोकली खाओ, ये खाओ, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ग्रीन टी पियो, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है? हमारी बॉडी में जो है ऑक्सीडेटिव डैमेज भी होता है। ऑक्सीजन ऑल्दो हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर कभी कभी सेल्स के अंदर जो अननेसेसरी ऑक्सीडेशन होती है दैट कॉजेज टू ऑक्सीडेटिव डैमेज। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस हो रहे हैं जैसे सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, जो ऐसे बनने वाले ऑक्साइड्स को ब्रेक डाउन करे, जो ऐसे बनने वाले ऑक्साइड आयन को, फ्री रेडिकल्स को ब्रेक डाउन करे, तो उनकी बॉडी में जो सेल्यूलर डैमेज है, जो अननेसेसरी ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है, वो नहीं होगा। ठीक है? तो ये एक बहुत कॉमन थ्योरी है कि ऑक्सीडेशन की वजह से या फ्री रेडिकल्स की वजह से हमारी बॉडी के अंदर डैमेज ज़्यादा होता है, विच लीड्स टू अर्ली एजिंग। ठीक है? इंडिकेटिंग सम सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन एजिंग एंड एंटीऑक्सीडेंट स्टेटस। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर हम एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा कंज्यूम करेंगे या थोड़ा सा अपनी बॉडी को ऑक्सीडेशन से बचा के चलेंगे, तो हमारी बॉडी के अंदर ये डैमेज नहीं होगा और हमारी जल्दी एजिंग नहीं होगी। नेक्स्ट इज जेनेटिक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एजिंग प्रोसेस इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ जीन्स। तो जेनेटिक थ्योरी नाम ही बता रहा है कि एजिंग जो है वो सारे फैक्टर्स को छोड़ दो, वो जीन्स पे भी डिपेंड करता है। द प्रोटीन दे इनकोड, हमारी बॉडी के जीन्स जैसे प्रोटीन बना रहे, हमारी बॉडी वैसा ही काम करेगी। दैट्स वाई एजिंग वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। इट इज़ बिलीव, देखो अब एजिंग का मतलब क्या है? एजिंग का मतलब है, जब हम कह रहे हैं इट वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज या वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो इसका मतलब ये भी है कि सपोज करो एक जैसे हम टॉर्टोइज बोलते हैं, वो 100 ईयर्स तक, 200 ईयर्स तक रह सकता है, लेकिन ह्यूमंस की एज क्या होती है?
ह्यूमंस की एज जो होती है वो नियरली 70 to 75 एक एवरेज एज है, ठीक है। उसके अलावा कुछ एनिमल्स हैं उनकी एज उससे भी कम है, ठीक है। तो हर एक की जो एजिंग है कि अब वो बूढ़े हो गए, उनकी एज हो गई या वो मिडिल एज में आ गए, हर एक के लिए ऐसा नहीं है कि हर ऑर्गेनिज्म के लिए बोले कि हाँ ये 50 ईयर्स का है, चाहे वो पेड़ है, टॉर्टोइज है, ह्यूमन है, डॉग है, कैट है, तो वो इक्वली एज्ड होगा, नहीं। हर एक का जो एजिंग लाइफ स्पैन है वो अलग है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की बात ना करें, हम एक ही स्पीशीज में जैसे ह्यूमंस की बात करें, तो हम देखते हैं ना एक्टर एक्ट्रेसेस, हम सोचते हैं यार ये 50-55 की एज में दे आर सो यंग, लेकिन हमारे पेरेंट्स तो नहीं है। या हम देखते हैं कईयों के ग्रैंड पेरेंट्स 70 की एज में भी दे आर टू यंग टू एक्टिव, लेकिन कईयों के ग्रैंड पेरेंट्स 70 की एज में नहीं है, दे आर बेड रिडन और दे आर वेरी डिजीज, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, है ना। तो ये पर्सन टू पर्सन भी क्यों वैरी कर रहे हैं। अब देखो, अब इसमें बाकी सारी चीज़ें तो है ही, हो सकता है फ्री रेडिकल थ्योरी, उनकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव डैमेज ज़्यादा हुआ हो, उनकी बॉडी में प्रोटीन स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो, उनकी बॉडी में मे बी किसी वजह से रैंडम म्यूटेशन ज़्यादा हुई हो। लेकिन इसके अलावा एक चौथा रीज़न हम कह सकते हैं जेनेटिक भी हो सकता है, मे बी उनके जीन्स ही ऐसे हैं, जो प्रोटीन्स वो बना रहे हैं उसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर ऐसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो जल्दी आ रहे हैं, या उनकी बॉडी जो है उनको ज़्यादा लंबे टाइम तक प्रिवेंट करके नहीं रख रही। सो दिस वॉज अबाउट सेनेसेंस एंड द वेरियस थ्योरीज ऑफ सेनेसेंस. The next question is provide a detailed account of carbon dioxide transport in blood with the suitable diagram. तो हम देखेंगे CO2 का ट्रांसपोर्ट बेसिकली बॉडी के अंदर कैसे होता है। तो अगर हम बात करते हैं CO2 के ट्रांसपोर्ट की, CO2 का ट्रांसपोर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में 3 तरीके से ट्रांसफर होती है। पहला, एज डिजोल्व फॉर्म, प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व होकर CO2 जो है वो ट्रांसफर हो रहा होता है, विच इज़ वेरी लेस, नियरली 8%. इन रेड सेल्स, जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, उसी तरह हीमोग्लोबिन CO2 के साथ भी बाइंड करता है और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, विच अगेन इज नियरली 25%. So in red cells, as carbaminohemoglobin, about 25% of the total CO2 is attached to the amino groups in hemoglobin. Carbaminohemoglobin is carried to lungs where hemoglobin release CO2 in the exchange of oxygen. वहाँ पे hemoglobin जो है वो CO2 रिलीज करता है और ऑक्सीजन लेके वो बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन. और उसके अलावा जो मेजर तरीका है जिससे हमारी बॉडी में CO2 ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में बाइकार्बोनेट बना के या बाइकार्बोनेट आयंस बना के जो CO2 है वो ट्रांसफर हो रहा है, which account most of the carbon dioxide, that is 67% carried by the blood. Carbon dioxide is generated in the tissues and diffuses freely into the venous plasma. तो ये CO2 हमारे टिश्यूज में बन रही है और ये कहाँ चली जाएगी, हमारे वेन्स में, वेन्स के प्लाज्मा में, और फिर चली जाएगी RBCs के अंदर. इन द RBCs CO2 कंबाइन विद वाटर, CO2 जो है वो वाटर के साथ कंबाइन करती है और क्या बना देती है, कार्बोनिक बाइकार्बोनेट्स, दैट इज H2CO3. तो ये जो टिश्यूज थे, टिश्यूज से CO2 निकली, कहाँ गई, वेन्स के अंदर. वेन्स के अंदर क्या प्रेजेंट था, ब्लड. ब्लड के अंदर ये कहाँ गई, RBC के अंदर, और RBC के अंदर CO2 वाटर के साथ कंबाइन होकर बन गई H2CO3. दिस रिएक्शंस अकर स्पॉन्टेनियसली इन प्लाज्मा एट अ वेरी स्लो रेट बट मच मोर रैपिडली विद इन द ब्लड सेल्स ड्यू टू द कैटालिटिक रिएक्शन ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज. प्लाज्मा के अंदर ये रिएक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता, प्लाज्मा के अंदर भी वाटर है लेकिन CO2 और H2O ज़्यादा कंबाइन नहीं होंगे, H2CO3 ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन RBC के अंदर, सेल के अंदर ये ज़्यादा फॉर्म हो रहा है. क्यों, क्योंकि सेल के अंदर एंजाइम प्रेजेंट है कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो इस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है. The formation of carbonic acid is favored by high pressure of carbon dioxide in the capillaries of tissues. देखो कितना ज़्यादा कार्बोनिक एसिड बनने वाला है ये डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा CO2 है, टिश्यू से जितना ज़्यादा CO2 रिलीज होगा उतना ही ज़्यादा ये बनने की ज़रूरत है. कार्बोनिक एसिड देन डिसोशिएट्स रैपिडली इन द रेड ब्लड सेल्स इनटू हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन. अब ये जो H2CO3 है वो किस में चेंज हो गया, हाइड्रोजन आयन में और बाइकार्बोनेट आयन में. हाइड्रोजन आयन्स आर रिलीज आर बफर्ड बाय कंबाइनिंग विद हीमोग्लोबिन एंड कार्बोनेट आयन मूव्स आउट ऑफ द सेल. अब ये RBC के अंदर जो ये दो चीज़ें बनी, ठीक है, इसमें क्या होगा, जो हाइड्रोजन है वो तो कंबाइन हो जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ, लेकिन जो कार्बोनेट आयंस फॉर्म हुए ये सेल से बाहर रिलीज हो जाएंगे. द इनसाइड ऑफ द सेल दस गेन्स अ नेट पॉजिटिव चार्ज. अब क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज था HCO3 माइनस, ये तो बाहर निकल गया, अब यहाँ पे H प्लस प्रेजेंट है, तो इसलिए मेनली यहाँ पे क्या आ गया, हाइड्रोजन आयन का चार्ज, मतलब कि सेल के ऊपर RBC के ऊपर बेसिक नेट चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज. अब अगर इस चार्ज को बैलेंस करना है तो वो किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव आयंस को, और कार्बोनेट आयन के एक्सचेंज में सेल के अंदर एंटर होंगे क्लोराइड आयंस. This attract chloride ion which moves inside the RBC. This exchange of anions as the blood moves through capillaries in tissue is known as chloride shift. और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट. कि बाइकार्बोनेट जो बने थे वो ब्रेक डाउन हुए, HCO3 बाइकार्बोनेट आयन जो था वो रिलीज हो गया और उसके एक्सचेंज में क्लोराइड आयन जो है वो RBC के अंदर एंटर हो गया. The RBCs are very permeable to both chloride and bicarbonate ions because the membrane has a high concentration of special anion carrier protein that is band 3 protein. देखो मैंने आपको अभी लास्ट वीडियो में बताया था कि
जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, वो प्रोटीन और बायोलिपिड लेयर से, तो आयंस जो है वो उसको इजीली क्रॉस नहीं कर सकते, वाटर जो है वो उसकी इजीली क्रॉस नहीं कर सकता, उसके लिए गेट्स और चैनल्स होने ज़रूरी है। तो प्लाज्मा सेल की जो आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके थ्रू ये आयंस एक्सचेंज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे आयन कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट है जिनको हम बोलते हैं बैंड 3 प्रोटीन, जो इन आयन के ट्रांसफर में और एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, दैट बाइंड्स क्लोराइड एंड ट्रांसफर देम इन ऑपोजिट डायरेक्शन थ्रू द आरबीसी मेम्ब्रेन। ठीक है, सो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ आपको एक पिक्चर दिखाई हुई है जिसके अंदर बोला हुआ है, देखो इस पिक्चर के अंदर आपको मेनली तरीका दिखाया हुआ है कि CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है। एक तो CO2 की फॉर्म में प्लाज्मा के अंदर, और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो जो CO2 एंटर करा वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके या तो बन जाएगा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, जो कि कम परसेंटेज में होता है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, ये वाटर के साथ कंबाइन होकर बनाता है H2CO3, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, फिर उसके बाद ये H2CO3 जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है HCO3 में और H+ में। ये H+ जो रिलीज हुआ था वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हुआ, ठीक है, और ये जो कार्बोनिक एसिड जो फॉर्म हुआ था ये बॉडी से बाहर, सेल से बाहर रिलीज हो गया, एंड इन एक्सचेंज क्लोराइड आयन जो है वो एंटर हो गया। सो दिस इज क्लोराइड शिफ्ट। अगेन यू कैन सी कि टिश्यू सेल्स के अंदर क्या होता है बेटा, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। जब यहाँ पे आरबीसी आया, सेल्स आए, तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन था, हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन रिलीज करा और सेल को दे दिया, प्लस यहाँ पे बन गया हीमोग्लोबिन, यहाँ से निकला CO2। ठीक है, ये CO2 जो था वो कुछ तो डिजोल्व फॉर्म में जाएगा, कुछ CO2 जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके बन जाएगा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, और कुछ CO2 जो है वो वाटर के साथ कंबाइन होकर क्या बना देगा, H2CO3, जो बाद में ब्रेक हो रहा है H+ और CO3 में। ठीक है, और यही उसके बाद अगर ये जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन में, मतलब कि अगर ये सेल्स मूव करते हैं टुवर्ड्स लंग्स, लंग्स के पास में आके क्या हो रहा है कि ये जो कार्बोनिक एसिड था, फिर ये जो CO2 था वो रिलीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के पास जो CO2 था, जो कार्बोनिक एसिड में CO2 था, वो CO2 रिलीज हो रहा है और वो चला जाएगा लंग्स के पास और ये इनटेक कर लेंगे ऑक्सीजन को। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट क्लोराइड शिफ्ट, और यू कैन से दिस वॉज अबाउट कि हाउ CO2 इज गेटिंग ट्रांसपोर्टेड इनटू द ब्लड या थ्रू द ब्लड या इनटू द बॉडी। ठीक है, तो इसी के आगे द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड की जो फॉर्मेशन है वो इन्हांस हो जाती है ऑक्सीजन लोडिंग से, मतलब जब ऑक्सीजन लोड हो रहा होता है तो उस टाइम पे कार्बोनिक एसिड भी बनना शुरू हो जाता है, एंड ऑक्सीजन अनलोडिंग इन टर्न इंप्रूव द एबिलिटी ऑफ ब्लड टू फॉर्म। जब ऑक्सीजन अनलोडिंग हो रही है, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, जैसे HbO2 जो है वो रिलीज होकर Hb+O2 बन गया, जब ये O2 रिलीज हो रहा है तो इसी के साथ जो CO2 की बाइंडिंग कैपेसिटी है या जो कार्बोनिक एसिड बनने की जो एबिलिटी है वो इंप्रूव हो जाती है। सो ब्लड व्हेन रीचेस द पल्मोनरी कैपिलरीज, जब लंग्स की कैपिलरीज में पहुंचता है, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सी हीमोग्लोबिन, वहां पे ये CO2 को रिलीज करता है, ऑक्सीजन को लेता है, विच इज हायर एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज रिलीज इन द आरबीसीज, दिस अट्रैक्ट HCO3 फ्रॉम प्लाज्मा विच कंबाइन विद H+ टू फॉर्म H2CO3। तो वहां पे कार्बोनिक एसिड के साथ जो यहाँ हाइड्रोजन रिलीज हुआ था वो वापस क्या बना देगा, H2CO3। जहाँ पे लो प्रेशर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, जैसे लंग्स में बेसिकली जब हम ब्रीथ करते हैं तो बेसिकली द एयर इज ऑक्सीजन रिच, तो पल्मोनरी वेसल्स में, लंग्स में जहाँ पे CO2 का प्रेशर कम है, वहाँ पे कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एनहाइड्रेस कैटालाइज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड टू CO2 एंड वाटर। वहाँ पे H2CO3 ब्रेक डाउन होकर क्या हो रहा है, H2 और CO2 रिलीज हो रहा है, और वो CO2 फिर हमारी एक्सपायरेशन के साथ या वो ब्रीद आउट हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलैबोरेट द केमिकल नेचर ऑफ हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स बेटा क्या होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं केमिकल मैसेंजर्स। तो वो जो केमिकल मैसेंजर्स हैं उनका केमिकल नेचर है क्या। ऑल हॉर्मोन्स आर केमिकल कंपाउंड दैट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज अमीन, स्टेरॉइड्स और पेप्टाइड या प्रोटीन्स। या तो वो अमीनो एसिड से बने होते हैं, या वो लिपिड से बने होते हैं, या फिर वो प्रोटीनेशियस या पेप्टाइड नेचर के होते हैं। द अमीन हॉर्मोन्स जो अमीनो एसिड से बने हुए हैं आर टर्म्ड एज अमीनो एसिड डिराइव्ड हॉर्मोन्स, और उसके एंड में हम लगाते हैं आइन। द अमीनो एसिड डिराइव्ड हॉर्मोन्स आर द सिंपलेस्ट हॉर्मोन्स एंड वर द फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड। दीज आर रिलेटिवली स्मॉल मॉलिक्यूल्स, क्योंकि अगर हम लिपिड, प्रोटीन और अमीनो एसिड में कंपेयर करें तो अमीनो एसिड का जो साइज है वो सबसे ज़्यादा छोटा है। डिराइव फ्रॉम इंडिविजुअल अमीनो एसिड, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। द अमीनो एसिड इज मॉडिफाइड सो दैट द कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज रिमूव्ड एंड NH3+ रिमेन्स। तो ये जो टायरोसिन वगैरह या जो भी प्रोटीन होता है उनके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है, तो इनका कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो रिलीज हो जाता है और अमीनो ग्रुप रह जाता है, इसलिए हम इनको बोल रहे हैं अमीन्स या अमीनो एसिड डिराइव्ड। देर आर टू ग्रुप्स ऑफ हार्मोन डिराइव फ्रॉम टायरोसिन। टायरोसिन से अगर हम बात करें तो दो ग्रुप ऑफ हार्मोन मिलते हैं हमें, एक है कैटेकोलामीन्स और दूसरे हैं थायरॉक्सिन। कैटेकोलामीन्स includes epinephrine, which are the first to be described and its function mentioned in earlier 20th century, and norepinephrine. तो बेसिकली टायरोसाइन डिराइव दो कैटेगरीज हैं, कैटेकोलामीन्स और थायरॉक्सिन। कैटेकोलामीन्स में हमारे पास दो हार्मोन्स है, एपिनेफ्रीन और
norepinephrine, which function both as hormone and as neurotransmitter. थायरोक्सिन की बात करें जो कि थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस हो रहा है. थायराइड हार्मोन द बेसिकली डबल टायरोसिन, ये डबल टायरोसिन होते हैं विद द क्रिटिकल इनकॉर्पोरेशन ऑफ 3 to 4 आयोडीन एटम, तभी हम इसको T3 या T4 बोलते हैं. एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रिप्टोफैन डिराइव्ड हार्मोन, अगर हम ट्रिप्टोफैन डिराइव्ड हार्मोन की बात करें तो वो है मेलेटोनिन, जो कि कहाँ से प्रोड्यूस होता है, पाइनियल ग्लैंड से. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लिपिड डिराइव्ड हार्मोन्स की जो कि फैट से बन रहे हैं, आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू कोलेस्ट्रॉल एंड इंक्लूड द स्टेरॉइड हार्मोन्स. द रिप्रोडक्टिव हार्मोन जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, विच आर प्रोड्यूस बाय द गोनाड्स, आर स्टेरॉइड हार्मोन्स. द अड्रीनल ग्लैंड्स आल्सो प्रोड्यूस स्टेरॉइड हार्मोन दैट इज एल्डोस्टेरोन, जो कि हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, या फिर वो प्रोड्यूस करते हैं कॉर्टिसोल, जो कि हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं. तो ओवरऑल लिपिड डिराइव्ड हार्मोन्स का स्ट्रक्चर जो है वो किसके सिमिलर होगा, कोलेस्ट्रॉल के. इनको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन. और यहाँ पे दो कैटेगरीज में, अड्रीनल ग्लैंड से और हमारे गोनाड से जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं वो लिपिड डिराइव्ड है. गोनाड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, और अड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स हमारे पास हो गए कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन. ठीक है जी. नेक्स्ट आ जाती है तीसरी कैटेगरी पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन्स की. Peptide and protein hormones are some of the most complex molecules. Where amines are derived from one amino acid, the peptide and protein hormones are derived from chain of amino acid. ये but natural है. देखो प्रोटीन किससे बने होते हैं, अमीनो एसिड से, चेन ऑफ अमीनो एसिड से, मिनिमम 20 और अबव अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं. तो जब हम अमीन्स की बात कर रहे हैं कि अमीनो एसिड से, तो वो एक सिंगल अमीनो एसिड से बना हुआ है. और जब हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो वो चेन ऑफ अमीनो एसिड से मिलकर हार्मोन बन रहा है. पेप्टाइड हार्मोन कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड, वेयर एज प्रोटीन हार्मोन्स आर लॉन्गर पॉलीपेप्टाइड. Example of peptide hormones are antidiuretic hormone that is ADH, a pituitary hormone important in fluid balance, जो कि हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड बैलेंस में हेल्प करता है. उसके अलावा एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड विच इज प्रोड्यूस बाय द हार्ट, और वो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है. तो ये दो एग्जाम्पल हैं किसके, हमारे पेप्टाइड हार्मोन के. उसके बाद अगर हम प्रोटीन हार्मोन की बात करें तो प्रोटीन हार्मोन में हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है ग्रोथ हार्मोन, जो कि कहाँ से रिलीज हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से. उसके अलावा आ गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसके साथ एक कार्बोहाइड्रेट ग्रुप भी अटैच होता है, इसलिए हम इसको प्रोटीन ना बोल के हम इसको क्या बोल सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन. ठीक है. यहाँ पे आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप कैटेगरी पढ़ रहे हो जैसे पेप्टाइड और प्रोटीन, तो उनके हार्मोन कौन कौन से हैं, कौन से उनके एग्जाम्पल हैं, कौन से ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं और उनका फंक्शन क्या है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द मेंस्ट्रुअल साइकिल. अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो बेटा फीचर है दैट इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्राइमेट्स एंड डू नॉट अकर इन अदर वर्टिब्रेट्स. ये प्राइमेट्स का, जैसे कि एप्स, ओरंगुटान, मंकीज, चिंपैंजीज, ह्यूमंस, इन सब का करेक्टरिस्टिक फीचर है. द लेंथ ऑफ द साइकिल इज हाईली वेरिएबल, दो 28 days इज जनरली रिगार्डेड एज टिपिकल साइकिल फॉर ह्यूमन फीमेल. द लाइनिंग ऑफ यूट्रस अंडरगो ड्रामेटिक थिकनिंग एंड रिग्रेशन. जो यूट्रस की लाइनिंग होती है उसमें बहुत सारी थिकनिंग आती है, चेंजेस आते हैं, क्योंकि आफ्टर प्यूबर्टी यूट्रस जो है, आफ्टर प्यूबर्टी फीमेल की ओवरी से एग रिलीज हो रहा है और यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है टू रिसीव दैट फर्टिलाइज्ड एग. की अगर फर्टिलाइजेशन हुई, वो एग फर्टिलाइज हुआ, जाइगोट हुआ, तो उस एम्ब्रियो को रिसीव करने के लिए यूट्रस की लाइनिंग जो है वो थिक हो रही है. बट एवरी मंथ, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हर मंथ तो नहीं होती, दैट इज वंस इन अ वाइल इवेंट, तो वो जो लाइनिंग है वो शेड ऑफ होती है और वेजाइना से बाहर आती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस, एंड दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल. So the lining of uterus undergo dramatic thickening and regression. Ultimately, the lining is shed and expelled from the vagina as menstruation or expulsion of uterine lining. By convention, this is regarded as the beginning of the primate cycle, that is day 0, lasting 4 to 7 days. तो जब ये menstrual cycle start होती है, या जब ये bleeding या जब ये shedding of uterus lining start होती है, वहाँ से हम बोलते हैं कि cycle start हुई है, that is the day 0. The cycle itself has 2 phases. जब हम menstrual cycle को पढ़ते हैं तो हम इसको 2 phases में पढ़ते हैं. एक है follicular phase और दूसरा है luteal phase. Follicular phase लास्ट करता है 14 days के लिए, in which the follicle mature releases a secondary oocyte into the oviduct, जिसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं. मतलब कि जो फॉलिकल्स हैं, जो ओव्यूल के जो फॉलिकल्स हैं वो स्टिमुलेट होंगे, मेच्योर होंगे, उनकी जो डिवीजन है, सेल डिवीजन है, वो फर्दर जो अरेस्ट हुई थी वो कंटिन्यू होगी और फिर वो सेकेंडरी oocyte में डेवलप होकर ओविडक्ट के अंदर रिलीज हो जाएंगे फ्रॉम द ओवरी. उसके बाद आता है ल्यूटिल फेज. ल्यूटिल फेज भी नियरली 14 डेज का होता है. ड्यूरिंग दिस फेज द कॉर्पस ल्यूटियम इज फॉर्म फ्रॉम द रप्चर्ड फॉलिकल. अगर वो फॉलिकल रप्चर हो गया, अगर वो फॉलिकल फर्टिलाइज नहीं हुआ, अगर उस सेकेंडरी oocyte के साथ स्पर्म का इंटरेक्शन नहीं हुआ और फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो कॉर्पस ल्यूटियम बनना शुरू होगा और ये जो फॉलिकल है वो डिजेनरेटिव फेज में आ जाएगा. और ये जितना भी साइकिल है, फॉलिकुलर फेज और ल्यूटिल फेज, ये बहुत इंपॉर्टेंटली हार्मोनल कंट्रोल के अंदर होता है. Hormones are responsible, या मैं बोल सकती हूँ, are majorly responsible for the changes that occur in ovary and uterus during the reproductive cycle.
तो जो हॉर्मोन्स है दैट इज LH luteinizing hormone or follicle stimulating hormones are produced in the anterior pituitary in the release of gonadotropin releasing hormone, and progesterone is produced along with estrogen from the follicular cells in the ovaries. तो anterior pituitary के दो hormones हैं LH और FSH, और ओवरी से रिलीज होने वाले हार्मोन है प्रोजेस्ट्रॉन और ओवरीज. ये हॉर्मोन्स मिल के कोऑर्डिनेट करते हैं या प्रॉपरली कंटिन्यू करते हैं, रेगुलेट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को. अगर हम बात करें अब डे 1 से, एट डे 1 ऑफ द साइकिल व्हेन द यूट्रस बिगिन टू शेड इट्स एंडोमेट्रियल लाइनिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इन द ओवरी, अ फॉलिकल इज स्टिमुलेटेड बाय फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन टू मैच्योर. एज द फॉलिकल ग्रोज इट प्रोड्यूसेस मोर एंड मोर एस्ट्राडायोल. जैसे जैसे ये फॉलिकल स्टिमुलेट होता है, ग्रो करते हैं, तो वैसे वैसे एस्ट्राडायोल का जो सिक्रीशन है वो बढ़ता है, विच स्टिमुलेट माइटोसिस एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स इन यूट्राइन लाइनिंग. क्योंकि बेटा जब ये यूट्राइन लाइनिंग शेड हो रही है तो उसी टाइम पे नेक्स्ट साइकिल के लिए भी शुरुआत होनी शुरू हो जाती है. बॉडी जो है, सेल्स जो है या ऑर्गन्स जो है, वो अपने आप को नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं. तो एक जो ऊसाइट है, जो फॉलिकुलर है, वो स्टिमुलेट होने लग जाता है. यूट्रस की लाइनिंग की जो रिफॉर्मेशन है नेक्स्ट साइकिल के लिए वो होने लग जाती है. एट दिस टाइम द फॉलिकुलर सेल्स प्रोड्यूसेस सम प्रोजेस्ट्रॉन. तो जो फॉलिकुलर सेल्स हैं उनसे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? प्रोजेस्ट्रॉन. While the estradiol level is still low, it suppresses the secretion of luteinizing hormone by negative feedback inhibition. जब तक estradiol का लेवल लो है तब तक वो luteinizing hormone की भी secretion को भी रोक के रखेगा. Once the follicle has grown enough to produce large amount of estradiol, जैसे जैसे follicle stimulate हुआ और जब follicle जो है वो बड़ा हुआ, grow होके enlarge हो गया और उसने ज़्यादा amount of estradiol secrete करा, उस टाइम पे feedback mechanism के थ्रू वो luteinizing hormone की secretion भी बढ़ा देगा. So exert a positive feedback loop. As you can see in the figure जो कि भी मैंने अटैच करी है, positive feedback produces a spike in luteinizing hormone and estradiol. तो estradiol बढ़ रहा है और उसकी वजह से luteinizing hormone की secretion भी बढ़ जाती है. High estrogen content of the blood causes the pituitary to diminish its production of FSH and increases the output of LH. जब ये estrogen content, क्योंकि estradiol क्या है, estrogen का फॉर्म है, जब ये estrogen बढ़ जाएगा तो उस टाइम पे LH का इंक्रीज बढ़ जाएगा. लेकिन अब FSH का जो इंक्रीज है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो फॉलिकल स्टिमुलेट हो रहा था ये अब ग्रो हो गया, मच्योर हो गया, एनलार्ज हो गया. The luteinizing hormone surge triggers ovulation when the balance between FSH and LH was swung sufficiently. जब LH और FSH के बीच का बैलेंस बन जाएगा तो उस टाइम पे ओव्यूलेशन होगा. ओव्यूलेशन मतलब कि ये जो फॉलिकल स्टिमुलेट हो रहा था वो सेकेंडरी oocyte बन के वो रिलीज हो जाएगा ओवरी से. As the corpus luteum develops from the ruptured follicle, it secretes large amount of progesterone. अब मान लो वो एग जो था वो रिलीज हो गया ओवरी से, और विद इन अ डे और 2 हमने देखा कि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुई. जब वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो वो जो oocyte था वो डिजेनरेट होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से क्या बनना शुरू हो गया? कॉपस ल्यूटियम. किससे? रप्चर्ड फॉलिकल से. इट सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन. वो क्या रिलीज करेगा? प्रोजेस्ट्रॉन. और कम अमाउंट ऑफ एस्ट्राडायोल, और एस्ट्राडायोल का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा. This large surge of progesterone stimulates the uterine lining to become thick and spongy with a well-developed blood supply. ये जो प्रोजेस्ट्रॉन है ये यूट्राइन की थिकनिंग को ना हेल्प करता है डेवलप रखने में, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि ये एक हार्मोन है जो प्रेगनेंसी मेंटेन करने में हेल्प करता है. तो हाई प्रोजेस्ट्रॉन का मतलब है कि ये जो यूट्राइन की लाइनिंग है वो थिक रहेगी, स्पॉन्जी रहेगी, वो प्रिपेयर्ड रहेगी फर्टिलाइज एग को रिसीव करने के लिए. इन दिस वे द यूट्रस बिकम्स रेडी टू एक्सेप्ट द ब्लास्टोसिस्ट इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स. और ये जो कॉपस ल्यूटियम बना था ना, सॉरी आई मिस सेड, ये कॉपस ल्यूटियम वो सेकेंडरी oocyte के डिजेनरेशन से नहीं. जब फॉलिकल स्टिमुलेट होते हैं तो बहुत सारे स्टिमुलेट होते हैं, तो कुछ जो है वो सेकेंडरी oocyte बन के रिलीज हो जाते हैं, जो नहीं होते वो डिजेनरेट होने शुरू हो जाते हैं. तो अब प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल इंक्रीज था, उसकी वजह से यूट्रस की लाइनिंग जो थी वो थिक थी, स्पॉन्जी थी, और वो पूरी तरीके से रेडी थी इम्प्लांटेशन के लिए. बट इफ द फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर्स इन द कॉपस ल्यूटियम डिजेनरेट्स अप्रॉक्सीमेटली 12 days आफ्टर ओव्यूलेशन. तो कॉपस ल्यूटियम जो है वो डिजेनरेट हो जाएगा. दिस कॉजेज, अब कॉपस ल्यूटियम डिजेनरेट हो गया तो प्रोजेस्ट्रॉन भी कम हो गया. प्रोजेस्ट्रॉन भी कम हो गया तो अब यूट्रस की लाइनिंग जो है वो थिक और स्पॉन्जी नहीं रह पाएगी, मेंटेन नहीं रह पाएगी, और वो भी डिजेनरेट होना शुरू हो जाएगी. एज अ रिजल्ट द फॉलोइंग लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, इट्स इनहिबिटरी ऑफ hypothalamus and pituitary are lifted. LHS and FHS level rises. तो जब प्रोजेस्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा था तो LHS FHS कम हो रहे थे. अब प्रोजेस्ट्रॉन डिक्रीज हो रहा है तो LHS FSH की जो लेवल्स है वो वापस बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और सेम वे में साइकिल जो है वो रिपीट होगा. ठीक है. तो अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको डायग्राम्स के वे में समझाया हुआ है. यहाँ पे अगर आप देखो, पहले प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो है क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन की अभी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है फॉलिकुलर लेवल में. धीरे धीरे करके एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, एस्ट्राडायोल जिसको हमने बोला था वो बढ़ेगा. तो जब वो बढ़ेगा तो वो किसको बढ़ाएगा? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को.
ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब ये ओव्यूलेशन हो गई, इसकी वजह से ओव्यूलेशन होगी, अब द मोमेंट द ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस, उसके बाद ये एस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा सा कम हो जाएगा और ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग भी कम होने लग जाएंगे, क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग क्या कर रहा था, फॉलिकल्स को मैच्योर कर रहा था, ये फॉलिकल मैच्योर हो गए, इनसे ओव्यूल जो है वो रिलीज हो गए, तो अब इसका लेवल भी वापस बैक टू नॉर्मल आने लग जाएगा और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का भी नॉर्मल। लेकिन अब ल्यूटियल फेस में मेन कौन सा हार्मोन काम कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है, जैसे जैसे कॉर्पस ल्यूटियम बढ़ रहा है, वैसे वैसे प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो ये जो लेवल है वो यूट्रस की थिकनिंग को मेंटेन करेगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो फिर ये प्रोजेस्टेरॉन फॉल करेगा, फिर धीरे धीरे करके वापस एस्ट्रोजन इंक्रीज होगा, ल्यूटिनाइजिंग फॉलिकल सिक्रीट इंक्रीज होंगे, और द साइकिल विल अगेन बिगिन विद द फॉलिक्यूलर फेज। उसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, दैट इज एक्सप्लेन द वेरियस मैकेनिज्म्स ऑफ एंजाइम रेगुलेशन। एंजाइम से रिलेटेड मैंने 2 या 3 वीडियोस बनाई हैं, जिसमें हमने एंजाइम क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके टाइप्स, उनकी क्लासिफिकेशन। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन इफ यू वांट टू स्टडी, अदरवाइज लेट अस कंटिन्यू विद द क्वेश्चन, द वेरियस वेज ऑफ एंजाइम रेगुलेशन। एंजाइम के रेगुलेट होने के, कि एंजाइम कितनी क्वांटिटी में बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कैसे काम कर रहा है, इसके अलग अलग तरीके हैं, दैट इज एंजाइम क्वांटिटी, कितना एंजाइम है। इनहिबिशन, जो इनहिबिशन हो रही है वो 2 तरीके की होती है, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। एलोस्टेरिक रेगुलेशन, फीडबैक रेगुलेशन, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन एंड प्रोटियोलिटिक डिग्रेडेशन। तो बेसिकली देयर आर 6 डिफरेंट मैकेनिज्म्स। मूविंग टू द फर्स्ट वन, एंजाइम क्वांटिटी। द क्वांटिटी ऑफ एंजाइम और टर्नओवर नंबर इज डिटरमाइंड बाय द ओवरऑल रेट ऑफ सिंथेसिस एंड रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एंजाइम। कितना एंजाइम सिंथेसाइज हो रहा है और कितना डिग्रेड हो रहा है। सपोज करो 10 मॉलिक्यूल्स एंजाइम के सिंथेसाइज हो रहे हैं और 6 मॉलिक्यूल जो है वो डिग्रेड हो रहे हैं, तो ओवरऑल एंजाइम एक्टिविटी जो होगी वो हम ये देखेंगे ना कि 4 एंजाइम्स कितना काम कर रहे हैं। ठीक है। तो जो ओवरऑल एक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करेगी, नेट वैल्यू ऑफ अमाउंट दैट इज प्रेजेंट। एनी चेंज इन इट्स क्वांटिटी कैन बी अफेक्टेड बाय अ चेंज इन रेट कांस्टेंट फॉर ओवरऑल सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन। एंजाइम की क्वांटिटी में कोई भी चेंज होगा तो वो ऑब्वियसली उसके सिंथेसिस और डिग्रेडेशन दोनों की वजह से होगा। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन और एंजाइम रिमेन एसेंशियली कॉन्स्टेंट इन अ इक्विलिब्रियम कंडीशन। जब हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती है तो हमारा जो एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन होता है वो नियरली कॉन्स्टेंट रहता है। लेकिन चेंजिंग फिजियोलॉजिकल, हार्मोनल, डाइट और एनवायरमेंटल कंडीशन के साथ साथ ये चीज़ें इन्फ्लुएंस होती हैं। कभी कभी हमारा एंजाइम सिंथेसिस बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, या कई केसेस में एंजाइम डिग्रेडेशन बढ़ जाएगा। तो एंजाइम की क्वांटिटी जो है वो उन कंडीशंस में वेरी करेगी। Next is inhibition. Molecules that bind to the enzyme cause a decrease in their activity. Certain times कुछ molecules enzyme के साथ bind करते हैं और वो उसकी enzymatic activity को decrease कर देते हैं, और ऐसे molecules को हम बोलते हैं enzyme inhibitors. These molecule either bind the enzyme at the active site, thereby preventing the substrate molecule to bind. अब जैसे enzyme है, इसकी ये binding site है, यहाँ पे bind करेगा substrate के साथ, वो जो molecule था वो इधर ही आके attach हो गया। ठीक है। तो जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल था वो एक्टिव साइट पे, बाइंडिंग साइट पे आके अटैच हो गया, जिसकी वजह से अब सबस्ट्रेट जो है वो यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा। या फिर कभी कभी होता है वो एंजाइम के किसी और साइड पे आके बाइंड हुआ, और किसी और साइड पे बाइंड ना होने की वजह से यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गए एक्टिव साइड पे। अगेन अगर उसकी एक्टिव साइड पे चेंजेस आ गए तो अब वो एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। सो दीज मॉलिक्यूल्स ईदर बाइंड एट द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, देयरबाय प्रिवेंटिंग द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल टू बाइंड, और दे इनहिबिट द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। एंजाइम इनहिबिशंस की अगर हम बात करेंगे, जो इनहिबिटर्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। पहला है रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशन। इन रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशन, लॉस ऑफ एंजाइम एक्टिविटी ड्यू टू इनहिबिटरी मॉलिक्यूल इज रिवर्सिबल, एज द नेम सजेस्ट कि वो रिवर्स हो जाएगी, मतलब वो इनहिबिटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाएगा। एंजाइम एक्टिविटी गेट रीस्टोर्ड एज द इनहिबिटर इज रिमूव्ड। दीज इनहिबिटर्स बाइंड नॉन कोवेलेंटली गिविंग राइज टू डिफरेंट काइंड ऑफ इनहिबिशन। दूसरा है इरिवर्सिबली एंजाइम इनहिबिशन, मतलब अगर उसने एक बार किसी मॉलिक्यूल ने एंजाइम को बाइंड करके उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर दिया तो अब वो एक्टिविटी रिस्टोर नहीं हो सकती। द एंजाइम एक्टिविटी इज लॉस्ट ऑन द बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर मॉलिक्यूल टू एंजाइम एंड इट्स एक्टिविटी कैन नॉट बी रिकवर्ड आफ्टरवर्ड्स। दीज इनहिबिटरी मॉलिक्यूल्स आर हाईली स्पेसिफिक एंड कैन बाइंड मॉडिफाई एंजाइम 3D स्ट्रक्चर। ये एंजाइम के जो स्ट्रक्चर है, जो उसका टर्जरी स्ट्रक्चर होता है, उसको चेंज कर देते हैं या डिस्टॉर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो एंजाइम जो है वो इनएक्टिवेट हो गया। नेक्स्ट इज एलोस्टेरिक रेगुलेशन। एलोस्टेरिक रेगुलेशन का मतलब है अदर स्ट्रक्चर और डिफरेंट साइट, मतलब कुछ एंजाइम्स जो एंजाइम की एक्टिविटी को चेंज कर रहे हैं बाय चेंजिंग देयर, बाय बाइंडिंग टू देम इन अ डिफरेंट वे। जैसे कि दे बाइंड एट अ साइट अदर देन द एक्टिव साइट, ये एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करते, ये किसी और साइट पे बाइंड करते हैं, बट कॉज चेंजेस और इनहिबिशन ऑफ द एक्टिव साइट। द बाइंडिंग इज रिवर्सिबल, नॉन कोवेलेंट एंड ब्रिंग अबाउट द कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस इन द एक्टिव साइट। और इन एंजाइम्स की बाइंडिंग से, इन इफेक्टर मॉलिक्यूल की बाइंडिंग से एंजाइम की एक्टिव साइट में चेंजेस आ जाते हैं, और अगर एक्टिव साइट में चेंजेस आ गए तो वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं कर पाएगी।
नेक्स्ट है फीडबैक रेगुलेशन और इनहिबिशन. अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ एंजाइम रेगुलेशन इज द feedback mechanism या feedback regulation. Inhibition of an enzyme in a biosynthetic pathway by the end product of the pathway. This type of inhibition is also termed as feedback inhibition, and it develops when metabolic demand for the end of the product of pathway gets declined. The end product binds to the regulatory site of the enzyme at the start of the metabolic pathway and suppresses its activity. जैसे सपोज करो अब हमारी बॉडी में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बन रहा है, ठीक है, तो ग्लूकोज के बनने से क्या होगा, इंसुलिन ज़्यादा बनेगा. इंसुलिन ज़्यादा बनेगा तो ये ग्लूकोज जो है वो किस में चेंज होने लग जाएगा, ग्लाइकोजन में. अब अगर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ग्लाइकोजन बन गया कि ग्लूकोज जो है वो नॉर्मल से कम होने लग गया, तो ये ग्लाइकोजन जो है वो इंसुलिन की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा. ठीक है, ये इंसुलिन एंजाइम के साथ या इंसुलिन इनकी प्रोडक्शन को रेगुलेट करने वाले एंजाइम के साथ बाइंड करेगा ताकि वो इनहिबिट हो जाए, इंसुलिन और ज़्यादा प्रोड्यूस ना हो, ताकि ग्लूकोज लेवल जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा फॉल ना हो. सो दिस इज फीडबैक मैकेनिज्म. और ये जो होता है वो रिवर्सिबल होता है कि वंस इफ रिक्वायर्ड तो वापस वो साइकिल जो है वो शुरू हो जाती है. Next है covalent modification is also a mean of regulating enzyme activity. The reversible covalent modification process of enzyme regulation involve many target protein and membrane channels. मतलब कि यहाँ पे covalently enzyme को modify कर रहे हैं ताकि उसकी enzyme activity को regulate कर सके, और ये जो process है वो reversible है. Modified groups are attached to the enzyme by covalent bond. मतलब कि enzyme के साथ कुछ groups को attach कर देना. कैसे attach करना है, covalent bond के through. The covalent modification activates some enzyme as well as inactivate other. Most modifications are reversible, जैसे कि फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन आर मोस्ट कॉमन, कि कभी कभी फॉस्फेट ग्रुप को अटैच कर देना या कभी फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर लेना. तो ऐसी चीज़ों की वजह से भी एंजाइम की जो एक्टिविटी है हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं. कभी हम एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे कि वो काम करें, और कभी हम उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करेंगे. नेक्स्ट इज ये वाले जो बहुत एग्जांपल्स हमें कोवलेंट मॉडिफिकेशन के देखने के लिए मिलते हैं, सेकंड मैसेंजर में या सेल सिग्नलिंग में देखने के लिए मिलते हैं. नेक्स्ट इज प्रोटियोलिटिक एंजाइम. सर्टेन एंजाइम्स आर सिक्रीटेड एज प्रीकर्सर्स इन एन इनएक्टिव फॉर्म. मतलब हमारी बॉडी के अंदर कुछ एंजाइम जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज हो रही है, और इन इनएक्टिव फॉर्म को हम प्रो एंजाइम्स या फिर जाइमोजेंस बोलते हैं. प्रो एंजाइम हेल्प द प्रोटीन टू बी ट्रांसपोर्टेड और स्टोर्ड इन इनएक्टिव फॉर्म दैट कैन बी कन्वर्टेड एंड इन एक्टिव फॉर्म्स एट द पर्टिकुलर साइट. बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है, हमारे स्टमक में पेप्सिन एंजाइम रिलीज होता है, लेकिन जब वो रिलीज होता है वो पेप्सिनोजन की फॉर्म में होता है, दैट इज इनएक्टिव फॉर्म. बट जब वो स्टमक में आ जाए और उसके काम करने का टाइम हो तो ये पेप्सिनोजन जो है वो चेंज हो जाता है किस में, पेप्सिन में. तो पहले ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज हुआ था, लेकिन अपने टारगेट साइट पे आने के बाद ये एक्टिव फॉर्म में रिलीज हो जाएगा. इससे एक एडवांटेज ये भी होता है कि पेप्सिनोजन जो है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, तो ये अननेसेसरी हमारे सेल मेम्ब्रेन के या हमारे ऑर्गन के प्रोटीन को जो है वो डाइजेस्ट नहीं करेगा, खराब नहीं करेगा. उसी तरह ट्रिप्सिन भी रिलीज होता है ट्रिप्सिनोजन में, काइमोट्रिप्सिन रिलीज होता है काइमोट्रिप्सिनोजन में, और ये फर्दर जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं बाद में. So proenzymes help the protein to be transported or stored in inactive form, and that can be converted into active form at the particular site. Precursor of pepsin is pepsinogen, trypsin is trypsinogen, and carboxypeptidose is zymogen of carboxypeptidose. तो carboxypeptidase का जो zymogen है वो है pro-carboxypeptidase. Generally, cellular and bacterial proteolytic enzyme are synthesized in inactive form, that is zymogen, to prevent undesired protein degradation. Conversion of zymogen to active form requires accessory molecules और द ऑटो कैटालिटिक प्रोसेस इन रिस्पॉन्स टू ड्रॉप इन पीएच. जैसे पीएच रेगुलेटेड होते हैं कि जो पेप्सिनोजन है अगर उसको एसिडिक मीडियम मिलेगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पेप्सिन में चेंज हो जाएगा. तो काफ़ी बार ये ऑटो कैटालिटिक होते हैं, मतलब पीएच चेंज हुआ तो ये खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाते हैं. विद दिस वी आर डन विद द पेपर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टडी वेल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. थैंक यू.